नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाने वाले हैं। खास तौर पर एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन इस साल बहुत ही शानदार रहा। भारत ने कुल देखिए बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए सबसे ज़्यादा मेडल्स इस बार जीते हैं। 107 मेडल्स भारत को मिले हैं। इससे पहले 2018 में जकार्ता के अंदर आपको याद होगा 70 मेडल्स भारत के आए थे। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनमें मनु भाकर हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने शूटिंग के अंदर अगर हम बात करें वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ एथलेटिक्स में जिनसन जॉनसन भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कमाल का रनिंग किया और ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्पोर्ट्स लाइव के अंदर। मैनी कंग्रेचुलेशंस मनु, मैनी कंग्रेचुलेशंस जिनसन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है एशियन गेम्स के लिहाज से। अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं आप आपके इस परफॉर्मेंस को? ओके, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सके। एंड जो मेडल टैली हम सब देख रहे हैं, इट्स ओवर 100 मेडल क्रॉस कर लिए हैं हमने, जो हमारा एम था। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है पूरी टीम में ही। एंड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम सब लोगों को मिले हैं। एंड पर्सनली इवन मी, मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा मैचेस बहुत ब्रिलियंटली हमने खेले जी। और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन रहा। सो आई थिंक सब लोग बहुत खुश हैं। इनफैक्ट जो फेलिसिटेशन हमारा वापस इंडिया में आने के बाद हुआ, आई थिंक इवन द गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्पोर्ट्स में, इट्स गिविंग, इट्स लाइक फ्रूटफुल। वो मिल रहा है हमको, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जिनसन, आपसे जानना चाहूँगा आप अपने इस मेडल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा जो स्ट्रगल रहा, खास तौर पर जिस तरीके से कोविड से आपने लड़ाई लड़ी और उसके बाद अगर हम बात करें एशियन गेम्स के अंदर आना, ब्रॉन्ज मेडल जीतना। एक्चुअली 2019 का बाद मेरा जो करियर में एक गैप हुआ था जी। और मैंने लेकिन इस एशियन गेम्स से पहले चंडीगढ़ में एक नेशनल कॉम्पिटिशन हुआ था। उसी टाइम में मेरा 339 सीजन बेस्ट किया था। और कॉम्पिटिशन मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था और पोडियम फिनिश किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन लास्ट एशियन गेम्स में मैं गोल्ड सिल्वर जीता है और रिपीट नहीं कर पाया। लेकिन सिचुएशंस अलग था दोनों। 2018 का सिचुएशन अलग था और अभी का सिचुएशन अलग था। उसके हिसाब से मैं अभी उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। मेरा सवाल है मनु से। मनु, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें मनु, आपसे मैं जानना चाहूँगा अगर हम बात करें इस एशियन गेम्स की, तो 22 मेडल जो है भारत को इस बार शूटिंग के अंदर आए। कुल 107 मेडल में से 22 मेडल। और हमेशा से हम देखते हैं कि शूटिंग जो है हमेशा आगे रहता है, बेहतर करता है देश के लिए और मेडल्स लेकर के आता है। अगर हम पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखें साल 2018 और 19 का, तो वो कुछ इतना खास अच्छा नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद 2020 में हमने देखा वो बेहतर रहा। 2021 में थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन अब बेहतर होता हुआ चला जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज अ परफॉर्मेंस वाइज? मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और जो भी, बिकॉज हमारे पास अभी हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं और बहुत सारे एडिशंस हुए हैं टीम में। एंड उसके अलावा आई थिंक किसी भी स्पोर्ट का, किसी भी इवेंट का या किसी भी एथलीट का भी कोई अप एंड डाउन फेस चलता ही रहता है। एंड ओवरऑल इन अ स्पोर्ट ऑल्सो सेम होता है कि कोई भी स्पोर्ट एकदम से बहुत पीक करता है, किसी इवेंट में थोड़ा सा डाउन चला जाता है। बट हम फोकस कर रहे हैं कि राइट टाइम पे पीक करने का, कि लास्ट टाइम जो ओलंपिक के टाइम हुआ था वो ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको नोट किया गया है, जिन पे काम किया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं भी अपने कोच के साथ उन चीज़ों पे ही काम कर रही हूँ कि किस तरीके से एक प्लान बनाना है ओलंपिक गेम्स के लिए और क्या क्या हमारे की पॉइंटर्स रहेंगे। सो आई थिंक जो अप एंड डाउन्स हुए हैं उनसे हमने सीखा ही है और आगे आने वाले फ्यूचर में आई थिंक वो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है, हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। जिनसन, आपसे जानना चाहूँगा, आप तो इंडियन आर्मी से भी जुड़े रहे हैं और कैसे देखते हैं आप अपनी इस जर्नी को, क्योंकि काफ़ी मुश्किल वक्त रहा आपके लिए। जैसे हमने देखा कि पहले आप साफ तौर पर अच्छे साल नहीं गुजरे हैं, क्योंकि कोविड से भी आपका सामना हुआ, उससे अलग आपने लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 1500 मीटर में आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पहले आप 800 मीटर में भी खेला करते थे। तो कैसी जर्नी रही? क्योंकि बीच में हमने देखा एशियन गेम्स से पहले अगर हम तैयारियों की बात करें तो आप कुछ समय बाहर विदेश में भी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो वो कैसा समय था और कुछ कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रहा करते थे? एक्चुअली एशियन गेम्स में बहुत तगड़ा था क्योंकि मैं हीट्स में जो क्वालिफाइंग राउंड में मैं 5th था और फाइनल में 3rd आया। ऐसे दो क्वालिफिकेशन राउंड था और उसमें बेस्ट 6 और बेस्ट 6 दोनों से 12 लोग फाइनल में भागते हैं।
हम्म, फर्स्ट क्वालिफिकेशन राउंड में मैं फिफ्थ था, जी। फिफ्थ में फोर्थ था। लास्ट 20 मीटर में मैंने पुश किया, मेरा हम्म। ब्रॉन्ज मेडल आया। अभी भी मुझे वो सोच के मैं खुश हो रहा हूँ। हाँ मनु, आपसे जानना चाहूँगा कि भारत ने इस बार 107 मेडल जीत लिए और भारतीय सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं मदद का हाथ आगे बढ़ाती है। अगर हम अपने एथलीट्स की बात करें, चाहे उनको फैसिलिटीज़ देने की बात हो, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत उत्सुक रहते हैं और खिलाड़ियों से मेल मुलाकात करते हैं। हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो भी बातचीत करते हैं और कई सारी जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एथलीट्स को। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आगे आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक्स भी हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? सर आई थिंक ओवर दी पास्ट 6-7 years अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है, आई थिंक हम नियर फ्यूचर में कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग नेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट को इतनी तवज्जो दी जाती है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, अभी एथलेटिक्स कितना ज़्यादा फोर फ्रंट पे आया है, शूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट ले रहा है। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट हैं जिनको पिछले 5-6 साल में जितनी रिकग्निशन मिली है उतनी पहले नहीं थी। तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये सब कुछ बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कड़ियों को जोड़ता है। जैसे जैसे कहा जाता है कि स्पोर्ट्स से पीस हम प्रमोट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है किसी भी कंट्री के लिए उसका स्पोर्ट फोर फ्रंट स्ट्रॉन्ग होना। तो स्पोर्ट्स में अगर हम ताकतवर होंगे, और हमने देखा भी है कि फेलिसिटेशंस हर एक इवेंट में जाने से पहले, आने के बाद उनको मोटिवेट करते रहना, एंड इनफैक्ट हर एक स्पोर्ट की इंडिविजुअल टीम में फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर पर्सनल ट्रेनर से लेकर ऑलमोस्ट हर एक रिक्वायरमेंट जो एक एथलीट को होती है वो सब प्रोवाइड की जा रही है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है एंड उसके आई थिंक नियर फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे। मनु, थोड़ा आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में अब हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स, वो आपको देख रहे होंगे, तो आप हमें थोड़ा बताइए आपका ट्रेनिंग शेड्यूल किस तरीके से रहता है? कितना समय आप वर्कआउट करते हैं, कितना समय आप बाकी चीज़ों को देते हैं, और फोकस के लिए आप कैसे करते हैं? क्या आप योगा मेडिटेशन पे भी वक्त बिताते हैं? और आपके तो ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी देखी जाती हैं, काफ़ी पसंद व्यूअर्स करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता है? मेरा दिन शुरू होता है सुबह योगा एंड मेडिटेशन से। मैं तैयार होकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर अपना योगा मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद अपनी डेली प्रेयर्स एंड फिर मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। 8 to 12:30 फर्स्ट सेशन होता है, फिर 1 o'clock से 2 o'clock लंच होता है एंड 2:30 to 5 o'clock सेकेंड सेशन होता है। वी कम बैक, फिर 6 to 7:30 हमारा वर्कआउट होता है एंड देन वही डेली अपना डायरी अपडेट करना और छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उनको, उन सबको ख़त्म करना। और एक और चीज़ है जो मिथ है, जो लोगों को लगता है कि शूटिंग में सिर्फ खड़े होकर गोली चलानी होती है। इट्स बिन 7-8 years एंड टचवुड, मतलब मैं हर बारी इंजरीज को मतलब मेरे फिजियोज की हेल्प से, मेरे ट्रेनर्स की हेल्प से मैं हमेशा इंजरी फ्री रही हूँ। और आई थिंक उसका उसका मेजर इफेक्ट जिम की वजह से भी है, क्योंकि मैं 2019 से कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट कर रही हूँ एंड पर्सनली ऑल्सो आई एंजॉय इट वेरी मच। इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड आई थिंक किसी भी एथलीट के लिए फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मेंटली फिट हम मेडिटेशन से हो जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं एंड फिजिकल फिट वर्कआउट रेगुलर बेसिस। साथ ही मनु, आईओसी के बारे में जानना चाहूँगा। आईओसी किस तरीके से आपको मदद प्रोवाइड कर रहा है तमाम एथलीट्स को? क्योंकि काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि आईओसी आया है, और क्या ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से आप इस समय देखते हैं? अगर करंट टाइम्स में हम बात करें, वहाँ पर किस तरीके से बच्चों को मदद की जा रही है ताकि वो आने वाले समय में देश के लिए रिप्रेजेंट करें और बेहतर करें? और क्या आप देख पा रहे हैं कि भारत जो आने वाले समय जो मेडल टेली है उसको भी बहुत आगे इंप्रूव करेगा अगर ग्रास रूट लेवल पर अच्छा काम हो रहा है? सर सबसे पहले तो आईओसी सेशन आई थिंक ऑलमोस्ट 40 साल के बाद इंडिया में हो रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी की इवेंट बिकॉज इसमें जो भी डिसीजंस हैं, जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, उन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। और इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिलना मतलब हमारे पास एक चांस है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया कैसे एक स्पोर्टिंग नेशन में डेवलप हो रहा है और कैसे एक
मेजर और पावरफुल स्पोर्टिंग नेशन बन रहा है। आई थिंक ये एक सेकेंड, आई फॉरगॉट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं जानना चाह रहा था कि ग्रास रूट लेवल पर भी अब कहीं ना कहीं बहुत Yes. बेहतर काम हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया जो है अब एक तरह से गेम्स के अंदर सुपर पावर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। हम चाइना को देखते हैं, उनके घर पर ये ओलंपिक्स हुआ, माफ कीजिएगा एशियन गेम्स हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते। या और अगर हम देशों की बात करें, अदर कंट्रीज बेहतर करती है, इंडिया भी पिछले कुछ समय में बहुत बेहतर, बहुत आगे तक आया है। तो क्या हम आने वाले समय में टॉप 3 के अंदर इंडिया को भी देख सकते हैं? डेफिनेटली हम देख सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से स्पोर्ट्स का जैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स, आई थिंक वो समय दूर नहीं है जब हमारे खुद के भी एथलीट्स सिर्फ 100 नहीं, मे बी 150-200 भी क्रॉस करेंगे, एंड इवन इन ओलंपिक्स वील टच द डबल डिजिट्स। और जहाँ तक ग्रास रूट लेवल की बात है, आई थिंक स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया, टॉप्स एंड एवरीथिंग, जो वो बहुत ही मेन लाइन में, बहुत ही फ्रंट लाइन में आकर एथलीट्स को पर्सनली देखते हुए, निगरानी में रखते हुए उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारी नीड्स हमसे पूछी जाती हैं कि आपको क्या चाहिए है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई थिंक काफ़ी एथलीट टू मैनेजर, काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में काफ़ी फर्स्ट पार्टी है। ऐसे नहीं है कि वाया किसी के थ्रू पूछ लिया कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बीच में किसी ने घपला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि ग्रास रूट लेवल में बहुत प्रमोट किया जा रहा है स्पोर्ट्स को, स्पेशली खेलो इंडिया, बिकॉज 2018 में मेरा भी कुछ ना कुछ तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आई ऑल्सो केम थ्रू खेलो इंडिया स्कीम, एंड इनफैक्ट जो एशियन गेम्स में 40 मेडल विनर्स वर फ्रॉम खेलो इंडिया, जो कि रिसेंटली अभी 2018 या 17 में ही स्टार्ट हुआ था। तो अगर इतने से टाइम में, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स में इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आई थिंक 10 साल में तो वील बी नेक्स्ट लेवल। एंड जहाँ तक बात है इंडिया को होस्ट करने की कोई भी इवेंट, आई थिंक 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे लास्ट, उसके बाद कोई मेजर इवेंट नहीं होस्ट हुआ है। बट कोई भी मेजर इवेंट होस्ट करने के लिए आई थिंक इंडिया विल बी मोर देन केपेबल इन लाइक रियली शॉर्ट टाइम, एंड इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा जो यंग जनरेशन है वो और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट होगी, और भी ज़्यादा वो चाहेंगे कि हमें स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करना है। तो आई थिंक इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड आई थिंक इंडिया इज़ रेडी। जिनसन, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि टॉप्स और खेलो इंडिया जो है वो मदद कर पा रहे हैं और कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से जैसे काम चल रहा है अभी, आप उसको किस तरीके से देखते हैं जो कि बेहतर करेंगे आगे आने वाले समय में? हाँ, सब टीम्स बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। अभी मैं टॉप्स में नहीं है, पहले मैं टॉप्स में था। तब मैं मुझे बहुत इक्विपमेंट इस सब के लिए जो भी टॉप्स में हम फॉरवर्ड करने से वो एक्सेप्ट करता था, जो भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, क्योंकि एथलेट्स का जो मन में सोचते हैं उसका हिसाब से उनको जो एक्सपोजर मिल रहे हैं, वो सब कुछ फैसिलिटीज मिल रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्पफुल है एथलीट्स के लिए, क्योंकि ये सब का फल है अभी जो हम लोग एशियन गेम्स में 100 मेडल का ऊपर गया, ये सब का मनु, आपसे जानना चाहूँगा, 2024 ओलंपिक्स अब आने वाला है और उसकी सभी एथलीट्स जो हैं तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपके भी बहुत सारे प्लान्स होंगे, आपके भी कुछ बड़े गोल्स होंगे आने वाले साल के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं। सर, दोनों तरीके के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में ओलंपिक इज ऑलवेज बैक फ्रंट एवरीवेयर इन माय हेड। हमेशा उसी का विचार आता है कि ओलंपिक गेम्स अगले ही साल है, सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं ओलंपिक गेम्स के लिए। और शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है कि हर दिन की रूटीन, हर दिन की ट्रेनिंग कितनी इंटेंस होनी चाहिए, किस तरीके से हमें आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी चाहिए। तो आई थिंक दोनों ही बहुत ही असेंशियल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों पे ही उतना ही हमें फोकस करना चाहिए। और फिलहाल मेरा फोकस रहेगा कि ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक की जर्नी शुरू करने के लिए कोटा प्लेस, और कोटा प्लेस अभी आने वाले एशियन चैम्पियनशिप में है, और उसके बाद ही जर्नी शुरू हो जाएगी ओलंपिक गेम्स की 2024। डेफिनेटली हम सब लोग, आई थिंक हर एक एथलीट का सपना होता है जब भी वो शुरू करता है, कोई भी प्रोफेशनली करियर में शुरू करता है, तो हर एक एथलीट का सपना होता है
कि मैं ना सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक गेम्स में, बल्कि एक इंडिया के लिए मेडल भी जीत कर लाऊँ जो कि मोस्ट लाइकली गोल्ड हो। तो वो ड्रीम मेरा भी रहा है काफ़ी समय से, और आई होप सब लोगों की ब्लेसिंग्स रही, और इस बार ही भगवान ने भी साथ दिया, किस्मत ने भी साथ दिया, तो डेफिनेटली बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस रहेगी कंपेयर टू लास्ट टाइम। आई मिस्ड आउट ऑन 7th प्लेस लास्ट टाइम इन द ओलंपिक्स, बट होपफुली। जिनसन, आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स एथलीट्स की लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें हर कोई हिस्सा लेकर के रिप्रेजेंट करना चाहता है, मेडल जीतना चाहता है। आप बताइए इस बारे में। अभी तो मैं एशियन गेम्स के बाद घर आया हूँ। इस मंथ घर पे स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट नवंबर फर्स्ट वीक से ओलंपिक्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। के लिए अभी 2 तरीके से हमारा क्वालिफिकेशन होता है। एक तो टाइम बेस्ड क्वालिफिकेशन होता है, दूसरा है जो रैंकिंग बेस। उसके लिए मुझे चाहिए होगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिशन भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कैटेगरी कॉम्पिटिशन का कैटेगरी है ABC, गोल्ड लेवल, GL, ऐसे कैटेगरी एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में जी पहले टारगेट क्वालिफाई होना है, उसके बाद अच्छे से करूंगा बाहर जाकर। हाँ मनु, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बिजी शेड्यूल होता है तमाम एथलीट्स का, जब गेम्स चल रहे होते हैं बड़े लेवल पर आप तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब गेम्स खत्म हो जाते हैं और आपने जैसे अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मेडल जीते, आप वापस घर आए होंगी, तो क्या आप अब चीट मील्स वगैरह लेती हैं या प्रॉपर पूरा साल एक ही जैसी डाइट चलती है? क्योंकि आपके साथ कोचेस भी काम कर रहे होते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई चीट मील लेती हैं आप, और खाली इस समय में आप वक्त कहाँ बिताना पसंद करती हैं? और भी कोई हॉबीज़ होंगी जो आप काम करना पसंद करती होंगी? और सर, मैंने रिसेंटली एक रूटीन बनाया है कि मैं जब भी किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन से या फिर मेजर इवेंट जो 10-15 दिन लंबा हो, उसके बाद घर वापस आती हूँ तो मैं सबसे पहले आलू के पराठे खाती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ भी देखा जाता है, बिकॉज आते ही 2 दिन की छुट्टी होती है, और उस टाइम पे मुझे बस पराठे चाहिए हैं। एंड खाली टाइम में मुझे एक्टिव रहना पसंद है। मुझे ज़्यादा लेजीनेस नहीं पसंद। तो जैसे वर्कआउट्स करना, सुबह शाम दोनों टाइम स्विमिंग कर लेना, रनिंग के लिए चले जाना, जॉगिंग एंड ऑल। यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, एंड इनफैक्ट रेंज पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, स्केटिंग कोर्ट भी है, स्केटिंग रिंक, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। और मुझे बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसे अपना टाइम पास करना बहुत पसंद है, जैसे स्केटिंग एंड ऑल। जिनसन, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कभी चीट मील लेते हैं? क्योंकि आपकी बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। अगर हम बात करें एथलेटिक्स के अंदर, जब आपका खाली समय होता है उस दौरान आप क्या करते हैं? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? एक्चुअली मैं एशियन गेम्स के यहाँ पे आने के बाद जो खाने का चीज मैं कंट्रोल नहीं कर रहे। जो भी मेरा पसंद का है वो मैं खा रहा हूँ, जो स्वीट्स हो गया, कुछ भी हो मैं खा रहा हूँ। लेकिन मैं सुबह वन टाइम मैंने जस्ट 6 किलोमीटर जॉगिंग, 30 मिनट्स जॉगिंग वो कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिटनेस पूरा नहीं जाना। क्योंकि एक बार मुझे एक्सपीरियंस है, एक बार कोविड का टाइम में मेरा फिटनेस पूरा चला गया था, क्योंकि अभी दोबारा मुझे वो चीज़ आना नहीं, क्योंकि एक बार फिटनेस चला गया तो फिर वापस लाना बहुत टफ हो जाता है। बाकी मैं अभी जो काम का जो डेली रूटीन है उसको मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जो मैं उसी टाइम नहीं कर पाते वो सब चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी। हाँ, मैं आपसे दोनों से जानना चाहूँगा कि इस बार हम एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके 107 मेडल जीते हैं, और अगर हम पॉइंट्स टैली पर भी नज़र डालें तो नंबर 5 के टॉप 5 के अंदर भारत का नाम आता है, चौथे स्थान पर आता है, लेकिन टॉप 3 के अंदर अभी नहीं है हम। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है और बेहतर करेगा खेलों के अंदर? क्योंकि अगर बाकी स्पोर्ट्स में भी देखें हम, तो अन्य गेमों में भी, चाहे हॉकी की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, कबड्डी की बात कर लें, भारत को वहाँ से भी मेडल आए हैं, स्क्वैश की बात कर लें या टेनिस की बात कर लें, हर जगह से, हर क्षेत्र से हम देख रहे हैं कि भारत बेहतर कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में वो जो टॉप 3 रैंकिंग वाला मार्क है उसको भी हम छू पाएंगे और उसमें बेहतर करेंगे? सर, आई थिंक सबसे पहले तो हम बच्चों से ही शुरू करें तो पेरेंट्स खुद बोलने लगे हैं कि एक्टिव रहो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, और बाहर जाओ, खेलो। और हमारे ही एरिया में भी बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट्स और बास्केटबॉल कोर्ट्स और लॉन टेनिस ग्राउंड्स वगैरह ये सब हैं, स्विमिंग पूल है। और हमारे जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम जाओ बाहर खेलो, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई वगैरह नहीं, बल्कि एक्टिव ऑल्सो यू हैव टू हैव। और ये एशियन गेम्स की जिस तरीके से प्रमोशन होती है, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट की जिस तरीके से भी प्रमोशन होती है, वो नॉर्मल मैन, ले मैन, जो भी आम आदमी है, उन सब पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है।
क्योंकि उनको उससे पता लगता है कि देश में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, स्पोर्ट्स में कितना स्कोप है। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें कुछ भी सिखाते हैं। हम उनकी ही गाइडेंस मानकर बड़े होकर फिर कुछ बनना चाहते हैं। तो जिस तरीके से मैं अभी देख रही हूँ, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इवॉल्व हो रहा है, काफ़ी लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कुछ बनना चाहते हैं। इनफैक्ट 7-8 साल की उम्र से ही वो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव है। हम सब देख सकते हैं कि हमारे जो भी आसपास के बच्चे हैं वो सब लोग एक्टिवली खेलते हैं। तो डेफिनेटली सर, इंडिया बहुत बेटर कर रहा है, एशियन गेम्स ही नहीं बल्कि आगे आने वाले इवेंट्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी। जिनसे आपसे जानना चाहूँगा ये सेम सवाल कि आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में बहुत बेहतर करेगा? अभी तो बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या टॉप 3 रैंकिंग्स में भारत पहुँच पाएगा आने वाले गेम्स की अगर हम बात करें? कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली आपको देखो, अभी ओलंपिक्स में भी मेडल का टैली बढ़ रहे हैं। एशियन गेम्स में लास्ट 17 था, अभी 107 हो गया। मतलब ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ में मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन वगैरह बहुत हाई है। फिर लास्ट साउथ कोरिया 3rd पोजीशन में है मेडल टैली में। साउथ कोरिया का जो पॉपुलेशन देखने से हमारा एक स्टेट का उतना ही है, क्योंकि अपना स्पोर्ट्स का कल्चर और बढ़ना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि सेकंड मुझे लग रहा है जापान आया है, जो अपना जो पोजीशन एशिया में सेकंड पोजीशन और फर्स्ट में है, क्योंकि अपना पॉपुलर जो लोग इतना है। लेकिन अभी हमारा परफॉर्मेंस और मेडल का डाउन नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। कोई स्पेशल मैसेज आप दोनों देना चाहें तमाम यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं? अगर आप कोई स्पेशल मैसेज, कोई खास मैसेज तमाम यंगस्टर्स को देना चाहें, जिनसन और साथ में मनु, अगर आप दे सकें। मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो ही कोई भी बच्चा आगे जा पाएगा, खुल के आगे जा पाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए कि उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो, उनकी फैमिली सपोर्टिव हो। और दूसरी चीज़ है कि हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप कितना भी किसी में मेहनत करोगे तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वो फ्रूटफुल होगा। तो आप मेहनत करना ना छोड़ें और आप बस एक लक्ष्य को बना लें, अपने मन में ठान लो, क्योंकि अगर और लोग कर सकते हैं तो आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। बिल्कुल। जिनसन जी, आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम यंगस्टर्स को? एक्चुअली हमारा जो हर एक आदमी को एक पैशन रहेगा, जो वो पैशन का, क्योंकि मालूम है मुझे, ऐसा रनिंग एक मैराथन रनर है, वो मैराथन करना 42 किलोमीटर कॉम्पिटिशन रहते हैं, लेकिन उसका ट्रेनिंग रहता है वीकली माइलेज 250 किलोमीटर मिनिमम उनका माइलेज करना पड़ता है। फिर भी वो क्यों करते हैं? वो पैशन है उनको। जो भी अपना यंग जनरेशन है, उनको जो पैशन को फॉलो करना है, और जो पैशन होने से क्या, कितना भी कठिन होने से भी वो कर पाएगा। और स्पोर्ट्स में अभी ऐसे नहीं है, स्पोर्ट्स में अभी अपना इंडियन गवर्नमेंट और इसका सपोर्ट बहुत है। जिसको कोई भी जो यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स में पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद हो, तो उसको कंटिन्यू उसमें मेहनत करते रहना। जो जैसे मैंने बताया, जैसे जो मेहनत किया तो कहीं ना कहीं उसका मिल जाएगा कोई भी लेवल पे। आज नहीं हो तो आज का कॉम्पिटिशन नहीं हो, कल का कॉम्पिटिशन नहीं, नेक्स्ट ईयर का कॉम्पिटिशन में, कोई भी कॉम्पिटिशन में जो कंटिन्यू मेहनत किया तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। क्योंकि जितना टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। अगर टैलेंट थोड़ा सा कम होने से भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क किया तो पक्का रिजल्ट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि टैलेंट का जो है हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टैलेंट तो है ही है, साथ में हार्डवर्क अगर आप अच्छा करेंगे तो आप ज़रूर टैलेंट को बीट करके आगे निकल जाएंगे। और कंसिस्टेंटी और डेडिकेशन के साथ, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ज़रूर उसके नतीजे बेहतर निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पेशल बातचीत के लिए स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव पर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरह से मेडल जीतते रहें, देश के लिए और अच्छा प्रदर्शन करते रहें और हम सभी को आप गौरवान्वित महसूस कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।